सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। छोटे सुभाष एक होशियार छात्र थे, पढ़ाई में अव्वल थे और अपने देशभक्ति के जज्बे के लिए जाने जाते थे। 1919 में सुभाष इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन उनका मन अंग्रेजी सरकार की नौकरी करने को नहीं था। सुभाष ने 1921 में इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए भारत लौट आए। भारत वापस आकर सुभाष इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके क्रांतिकारी विचार गांधी जी के अहिंसक तरीके से टकराते थे। सुभाष 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सुभाष भारत की आजादी को एक धार्मिक मिशन मानते थे। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" मशहूर हुआ। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके बाद के क्रांतिकारी कार्यों का मार्ग प्रशस्त किया। 1940 में अंग्रेजों ने बोस को नजरबंद कर दिया, लेकिन उनके दूसरे ही प्लान थे। जनवरी 1941 में बोस ने एक पठान के वेश में एक साहसिक फरारी की और अफगानिस्तान भाग गए, फिर मॉस्को। स्टालिन उस समय दूसरे विश्व युद्ध में व्यस्त था, इसलिए बोस मदद के लिए जर्मनी की ओर मुड़े। बोस के प्रसिद्ध आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत बर्लिन में हुई, जिसमें भारतीयों से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठने का आह्वान किया गया। 1943 में बोस पनडुब्बी से जर्मनी से जापान गए, जो 90 दिनों का एक जोखिम भरा सफर था। इस मौके का फायदा उठाते हुए बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आधिकारिक तौर पर इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) का गठन किया। बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। आईएनए अब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति लाने के लक्ष्य से भारत में प्रवेश करने और लड़ने के लिए तैयार थी। बोस ने युद्धबंदी भारतीय सैनिकों को आजाद भारत के सपने से प्रेरित किया। आईएनए का गठन स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण कदम था। जापानियों ने बोस की आईएनए में काफी संभावनाएं देखीं और उन्हें सैन्य प्रशिक्षण और उपकरण मुहैया कराए। रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी थी, जो उस समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी कदम था। बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की स्थापना की। आईएनए की पहली बड़ी सैन्य कार्रवाई 1944 में हुई। आईएनए ने भारतीय धरती पर तिरंगा फहराने में कामयाबी पाई। आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों की खबरें फैल गईं। गांधी, नेहरू और आईएनए के विचार अलग अलग थे। मैं बोस की देशभक्ति की प्रशंसा करता था, लेकिन उनके हिंसक तरीकों से सहमत नहीं था। मुझे ज्यादा खून खराबे का डर था। जवाहरलाल नेहरू का बोस के साथ घनिष्ठ संबंध था। वह स्वतंत्रता आंदोलन की धीमी गति से उनकी हताशा को समझते थे। सुभाष कार्रवाई के लिए बेताब थे। मैंने आईएनए के तरीकों का समर्थन नहीं किया, लेकिन इसके प्रभाव को पहचाना। युद्ध के बाद आईएनए के मुकदमों के दौरान गांधी और नेहरू दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आईएनए की देशभक्ति को उजागर करने के लिए मुकदमों का इस्तेमाल किया। आईएनए अधिकारियों का बचाव करने के लिए नेहरू ने अपनी वकील की पोशाक भी पहनी। आईएनए के मुकदमों ने स्वतंत्रता आंदोलन के अलग अलग गुटों को एकजुट किया। आईएनए के मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व बंटा हुआ था, लेकिन भारतीय एकता और प्रतिरोध पर इसका प्रभाव निर्विवाद था। आईएनए भारतीय एकता और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। आईएनए के गठन से अंग्रेज बहुत परेशान थे। भारतीय सैनिकों द्वारा हमारे खिलाफ लड़ने का विचार खतरनाक था। इससे भारतीय सेना की बेवफादारी को चुनौती मिल रही थी। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने बोस की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी और उनके रेडियो प्रसारणों को बीच में ही रोक दिया। हमने भारतीयों की नजरों में बोस और आईएनए को बदनाम करने के लिए एक दुष्प्रचार अभियान शुरू किया। युद्ध के बाद अंग्रेजों को पकड़े गए आईएनए सैनिकों के साथ दुविधा का सामना करना पड़ा। कठोर सजा से अशांति फैल सकती थी, लेकिन नरमी से भविष्य में विद्रोह को बढ़ावा मिल सकता था। उन्होंने कुछ आईएनए अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का फैसला किया, जिसका उल्टा असर हुआ। ये मुकदमे भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एकजुटता का केंद्र बन गए। आईएनए के प्रति जनता की सहानुभूति बहुत बराह गई। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता की राय पर आईएनए के प्रभाव को
कम करके हाँका था, जो जल्द ही भारत छोड़ने के उनके फैसले का एक महत्वपूर्ण कारक था।